आज हम लोग इटली के एकीकरण के बाद जर्मनी के एकीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ये दोनों ही विषय यूरोप के इतिहास में बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और इटली के एकीकरण के बारे में हमने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया है। इसके पहले आज हम लोग जर्मनी के एकीकरण और उसमें बिस्मार्क का योगदान कैसे था और कैसे जो है जिस तरह से पीडमांट के नेतृत्व में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, ठीक उसी तरह से जो है प्रशा के नेतृत्व में हमें देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कैसे पूरा हुआ और इसमें बिस्मार्क का क्या रोल था, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो एकीकरण से मतलब है कि एक जो विभाजन था, जो विभक्त था, जो रियासतें थीं, वे कई जो है एकीकरण से पहले जो है विभक्त थीं और उन सभी रियासतों को एक साम्राज्य का, एक राष्ट्र का स्वरूप दिया गया, उसका नाम जर्मनी दिया गया। तो इसको करने में बिस्मार्क जो प्रशा का चांसलर था, उसको 3 युद्ध लड़ने पड़े। एक जो है डेनमार्क के साथ, फिर जो है ऑस्ट्रिया के साथ और फिर प्रशा के साथ। तो इन तीनों युद्धों में उसने बड़ी ही सूझबूझ, कौशल से, कूटनीति से, अपने नेतृत्व क्षमता से सफलता प्राप्त की और जो है जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। इसके पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो है जैसा कि हमने बताया था आपको इसके पहले भी कि फ्रांस की जब क्रांति 1789 में हुई थी, तो वह राष्ट्रीयता का संदेश दे रही है, वह स्वतंत्रता का संदेश दे रही है, वह समानता का संदेश दे रही है, वह बंधुत्व का संदेश दे रही है। तो ऐसे जहाँ पर भी कह सकते हैं कि विभाजित राष्ट्र थे, जहाँ पर कई राज्य आपस में एक दूसरे के खिलाफ थे, उनकी मान्यताएं, उनकी विशिष्टताएं, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा सब कुछ अलग अलग थी। उनको कैसे एकीकृत किया गया, इसके बारे में जो है हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो है जर्मनी जो है अपने विभाजन से पूर्व जो है सैकड़ों रियासतों में विभक्त थी और फ्रांस की क्रांति के बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट जो है जो क्रांति पुत्र के रूप में सामने आता है, फिर क्रांति हंता के रूप में आता है, पहले प्रधान काउंसिल के रूप में शासन करता है, फिर सम्राट के रूप में शासन करता है और वह एक विस्तारवादी, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था, सम्राट था, जो फ्रांस का जो है विस्तार करना चाहता था। इसीलिए विभाजित जर्मनी के राज्यों को एकीकृत करके उसने अपने शासन के अंतर्गत लाने का प्रयास किया फ्रांस के, और उनको एकीकृत किया। राइन जो है संघ के अंतर्गत उनको संगठित किया, जिससे अविभाजित जो जर्मनी के जो स्टेट थे कह सकते हैं कि उनमें एकता की भावना जागृत हुई, साथ रहने का एहसास हुआ और उनमें जो है एक तरीके से जो लैक ऑफ यूनिटी थी उसका जो है कहीं ना कहीं उसकी जगह जो है यूनिटी की भावना का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट के जो है वाटरलू के युद्ध में अंत होने के बाद से यूरोप को नए सिरे से संगठित करने के लिए, पुनर्गठित करने के लिए संयुक्त यूरोपीय व्यवस्था देन जो है उसी समय आपका वियना कांग्रेस, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, जैसे इसके पहले भी हमने चर्चा किया था कि
इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा अवरोधक था, क्योंकि उसका इन राज्यों पर अधिकार था अधिकांश क्षेत्रों पर। तो जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो कॉन्फ्रेंस हुआ 1815 में, उसमें यह जर्मन के जो राज्य थे, इनको और अधिक, इनका जो राइन संघ था इसको और अधिक कह सकते हैं कि शिथिल किया गया, कमज़ोर किया गया। और उसका जो अध्यक्ष था, अब उसको जो है मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख के नियंत्रण में उसको लाया गया। यानी जर्मन जो संघ जो राज्य थे उनका जो प्रेसिडेंट बनाया गया, वह ऑस्ट्रिया को बनाया गया। और ऑस्ट्रिया किसी भी कीमत पर यह नहीं चाह रहा था कि ये विभाजित जो राज्य हैं वे एक राष्ट्र का रूप ले सके, एकीकृत हो सकें। तो ये बहुत बड़ी बात थी। इन राज्यों को के शासन के लिए एक फेडरल जो है असेंबली का गठन किया गया, और जिसके प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं किए जाते थे बल्कि राज्यों के राजाओं के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। तो ये जो है एक बड़ी बात थी, हम ये देखते हैं। और इनका अधिवेशन जो है प्रत्येक वर्ष जो होता था फ्रैंकफर्ट में आयोजित किया जाता था। और ये राज्य जो थे के जो शासक थे वे नए विचार यानी राष्ट्रीयता के, एकता के, लोकतंत्र के विरोधी थे। ये किसी भी कीमत पर जो है स्वतंत्रता और जो समानता थी और जो एकता थी इसके अगेंस्ट थे। और इस कारण से जो है वहाँ की जो जनता थी जिसके अंदर एक एकता की भावना, एक राष्ट्रीयता की भावना का डेवलपमेंट हुआ था, वो चीज़ें हमें देखने में आती हैं कि जो है यहाँ पर जो है उनके अंदर विद्यमान थी और वे इस सिस्टम से बाहर आना चाहते थे। अब इसके बाद जो इस दिशा में प्रयास किया गया एकीकरण की दिशा में या यूनिफिकेशन की दिशा में, वह हम देखते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे 1815 का भी हमने जिक्र किया, फिर 1830 की जो फ्रेंच क्रांति हुई, फिर 1848 की जो 1848 की जो क्रांति हुई, इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। और भले ही एकीकरण पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन ऑस्ट्रिया का जो वर्चस्व था वह निश्चित रूप से समाप्त हुआ, उसका मेटरनी का अंत हुआ 1848 की क्रांति में। और इससे जो है जर्मन के जो राज्य की जनता थी उनको बहुत खुशी हुई थी। एकीकरण की दिशा में जो है वियना कांग्रेस के बाद जब इस तरह की प्रयास किए गए कि जर्मनी को विभाजित कर दिया गया, कमज़ोर कर दिया गया संघ को, और उस पर जो है ऑस्ट्रिया का प्रभाव बढ़ा दिया गया, लेकिन जनता स्वतंत्रता चाहती थी, एकता चाहती थी, उनके अंदर एकीकरण की भावना का विकास हो चुका था। तो उन्होंने अनेक गुप्त समितियों का गठन किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था एक गुप्त समितियों का गठन किया गया जो गुप्त तरीके से जो है पूरे राज्यों में जनता के मन मस्तिष्क में एकीकरण की भावना का प्रसार कर रही थी। इसी तरह से कुछ जो है इनलाइटमेंट मूवमेंट जो है बौद्धिक आंदोलन भी शुरू हुआ, जिसमें एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था वर्शनसैफ्ट संस्था। वर्शनसैफ्ट संस्था, इस संस्था का जो की शाखाएं जो है विभिन्न राज्यों में खोली गई। जर्मनी के विश्वविद्यालय इनके केंद्र में रहे, और इनका ये प्रयास था कि जो राज्यों की जो युवक हैं, जो यंग जनरेशन है, उनके मन में एकता की भावना का प्रसार किया जाए, न्याय की भावना का प्रसार किया जाए, राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया जाए। तो ये जो है वर्शनसैफ्ट संस्था जो थी बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा गठित की गई थी, और इनका एक काम था कि ये किया जाए। लेकिन इसको रोकने के लिए कि इसका प्रसार न होने पाए, इनको इस संस्था को गैर कानूनी घोषित किया गया। यही नहीं, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और जो है वर्शनसैफ्ट जैसे संगठन को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यही नहीं जो यहाँ तक कि बोलने की जो आज़ादी थी, स्वतंत्रता थी, उसको भी समाप्त करने की कोशिश की गई, और बिना किसी कारण के केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था।
तो ये जो है एक बड़ी बात थी। अब जो जर्मन को एक करना चाहते थे, जो देशभक्त थे, उनके सामने दो मुख्य समस्याएं थी कि उनको ये लग रहा था कि हमें एकीकृत करने की में जो सबसे बड़ा अवरोधक है वो ऑस्ट्रिया है, हमें ऑस्ट्रिया के प्रभाव को समाप्त करना है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि एक लीडरशिप होना चाहिए, एक किसी एक के समर्थन में के नेतृत्व में ये काम किया जाना चाहिए। तो जैसे पीडमांड के नेतृत्व में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, उसी तरह से जो है यहाँ पर हमें देखते हैं कि प्रशा के नेतृत्व में अब उन लोगों को एहसास हुआ कि प्रशा ही एक हमारी हितैषी है जो हमें एकीकृत करने में हमारा जो है सहयोग कर सकती है। तो ये महत्वपूर्ण था कि ऑस्ट्रिया के प्रभाव को समाप्त किया जाए और प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण को पूर्ण किया जाए। तो ये इंसिडेंट हो रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। इसके बाद हमें देखते हैं कि जो है पहले आर्थिक एकीकरण के लिए प्रयास किया गया। जो राज्य विभिन्न थे उनमें जो चुंगी टैक्स था उसकी दर में असमानता थी। अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार से चुंगी कर वसूल किए जाते थे। तो इसको एकीकृत करने के लिए समान चुंगी की दर सीमा शुल्क लागू करने के लिए एक व्यापारिक संघ का गठन किया गया जिसका नाम था जाल्वे रिन संघ। जाल्वे रिन संघ इसके माध्यम से जो है समान रूप से सीमा शुल्क निर्धारित किया गया। यानी कि अब जो है सभी जर्मन राज्य जो थे वे इसके मेंबर बने और इसका एक अधिवेशन होता था हर वर्ष, और इसमें ये किया गया कि एक ही प्रकार का सीमा शुल्क लागू कर दिया गया। और इस व्यवस्था के कारण आर्थिक रूप से एकीकृत हो गया एक तरीके से जर्मनी, और आर्थिक एकीकरण के द्वारा राजनीतिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और सबसे बड़ी सफलता जो थी जाल्वेरिन संघ की कि आर्थिक रूप से तो एकीकृत हुआ ही हुआ, ऑस्ट्रिया जो इस संघ का मेंबर बनना चाहता था उसको जो है इस संघ से दूर रखने में सफलता प्राप्त हुई। उसके प्रवेश को हर संभव प्रवेश करने के उसके प्रयास को जो है विफल कर दिया गया। और ये एक महत्वपूर्ण बात थी। तो इस तरह से जाल्वेरिन संघ के माध्यम से, या एक व्यापारिक संघ था, इसके माध्यम से जो आर्थिक एकीकरण हुआ, जो समान रूप से सीमा शुल्क जो है कि दर जो है लागू की गई सभी राज्यों में समान रूप से, और इस संघ में ऑस्ट्रिया को शामिल होने से रोका गया, एक बड़ी सफलता थी। और यह निश्चित हो सका कि प्रशा के नेतृत्व में ही जो है जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो सकता है, और आर्थिक एकीकरण ने राजनीतिक एकीकरण का एक मार्ग जो है हम कह सकते हैं कि प्रशस्त कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि बिस्मार्क के नेतृत्व में कैसे जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होता है। बिस्मार्क जो है एक अनुभवी कूटनीतिक और कुशल प्रशासक रह चुका था। वह रक्त और लौह की नीति यानी ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी में विश्वास करता था, और प्रशा का चांसलर बनने के पहले वह जो है एक तरीके से रूस का जो है एक तरीके से रूस का वो कह सकते हैं कि सदस्य रूस में जर्मनी के राजदूत के रूप में भी नियुक्त हो चुका था। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि उसकी जो नीति थी वह जब एक तरीके से जर्मन राज्य की संसद में वह प्रशा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और उसमें जो है हम देखते हैं कि उसने रूस में
जर्मनी के राजदूत के रूप में भी नियुक्त हुआ था और पेरिस में भी राजदूत बना करके भेजा गया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी और इन पदों पर रह करके वह अनेक लोगों के संपर्क में आया था और इस कारण से उस जब प्रशा के शासक जो थे, प्रशा के शासक कैसर विलियम ने उसको 1862 में जो है जर्मनी का कह सकते हैं कि प्रशा का चांसलर यानी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर उसने नियुक्त किया गया। प्राइम मिनिस्टर नियुक्त होने के बाद उसने यह निश्चय किया था कि हमें जर्मनी को एकीकृत करना है और कैसे करना है, इसके लिए भी उसने रणनीति बनाई और उसका ये मानना था कि वह रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था, यानी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ही बिलीव्ड इन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, जिसमें ये था कि उसका मानना था कि लोकतंत्र और शांति और समझौते और वार्ता से कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके लिए समस्या का जो समाधान है वह युद्ध ही है। इसलिए उसने सैन्य कुशलता बढ़ाने पर बल दिया, कूटनीति पर बल दिया और युद्ध में वह विश्वास करता था। तो उसका ये मानना था कि सभा करके, भाषण करके, शांति की अपील करके और प्रार्थना याचना करके जो है हमें सफलता नहीं मिल सकती है। इसके लिए समस्या के समाधान युद्ध में ही है और इसके लिए ज़रूरी है कि प्रशा को सैनिक दृष्टि से मजबूत किया जाए, तभी वह जो है यूरोप में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर सकता है, ऑस्ट्रिया को पराजित कर सकता है और ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ से बाहर निकालने के लिए ज़रूरी है कि प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण तभी पूर्ण हो सकता है जब जो है प्रशा को सैनिक दृष्टि से मजबूत किया जाए और जो है ऑस्ट्रिया को अलग थलग किया जाए, ऑस्ट्रिया को कमज़ोर किया जाए। और इस दिशा में उसने काम किया, प्रशा की सैन्य क्षमता में वृद्धि की और कह सकते हैं कि कुशल सैनिक, ट्रेंड सैनिक बनाए, से रक्षा बजट में विस्तार किया और जब अपने आप को सैनिक दृष्टि से मजबूत कर लिया तो उसने फिर कूटनीति का सहारा लेकर के ऑस्ट्रिया को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से बेदखल करने की, अलग थलग यानी कमज़ोर करने की रणनीति पर काम करना शुरू करता है। और इस कार्य को पूरा करने में उसको 3 युद्ध लड़ने पड़े, जैसा मैंने आपसे बताया ही कि स्लेस्विग और होल्स्टीन को लेकर के डेनमार्क के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, फिर ऑस्ट्रिया के साथ लड़ना पड़ा, फिर फ्रांस के साथ लड़ना पड़ा। और सबसे बड़ी बात थी कि उसने अवसर का फ़ायदा उठाकर कूटनीति का सहारा लेकर के इन तीनों ही युद्धों में विजय प्राप्त की और जर्मनी का एकीकरण पूर्ण किया। तो पहला जो युद्ध लड़ा गया वह डेनमार्क से लड़ा गया। देखिए कितना अधिक कूटनीति का उसने परिचय दिया कि स्लेस्विग और होल्स्टीन जो सदियों से डेनमार्क के अधीन थे और स्लेस्विग और होल्स्टीन को लेकर के ही जो है प्रशा ने डेनमार्क पर अटैक किया, युद्ध हुआ और सबसे बड़ी बात थी कि इस युद्ध में ऑस्ट्रिया ने साथ दिया। एक्चुअल में स्लेस्विग और होल्स्टीन पर डेनमार्क का सदियों से अधिकार था, लेकिन अलग ये स्थिति थी कि जो होल्स्टीन था वह जो है वहाँ की जो जनता थी वह जर्मन जाति से संबंधित थी, जबकि स्लेस्विग की जनता आधी आबादी जो है जर्मन थी और आधी आबादी डेन थी। तो ये जो है जब राष्ट्रीयता का प्रभाव पड़ा तो यहाँ की जनता भी जो है एक तरीके से अपने को स्वतंत्र करना चाहती थी और डेनमार्क ने भी जो है इनको अपने राज्य में एकीकृत करने की कोशिश की, अधिकार करने की कोशिश की। तो यही कारण था कि स्लेस्विग और होल्स्टीन को जो है डेनमार्क में जब राष्ट्रीयता की भावना फैली तो इन डेन देशभक्तों ने जो थे एकीकरण का प्रयत्न किया और इसके कारण डेनमार्क की जो शासक थे क्रिश्चियन दशम जो है उन्होंने स्लेस्विग और होल्स्टीन को जो है डेनमार्क में शामिल करने की घोषणा की। इस घोषणा से प्रशा नाखुश हुआ क्योंकि वह जर्मन स्लेस्विग और होल्स्टीन पर
को वह अपना मानता था, और क्योंकि जनता जो थी, हॉलस्टीन की जनता जर्मन जाति की थी और स्लेस्विग की आधी आबादी भी जर्मन थी, इसलिए जब डेनमार्क ने इनको अपने अधिकार में कर लिया, साम्राज्य में मिला लिया, तो प्रशा नाराज़ हुआ। लेकिन प्रशा जानता था कि अगर हम डायरेक्ट जो है डेनमार्क से युद्ध करेंगे तो जो है ये नुकसानदायी हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए, इसलिए उसने ऑस्ट्रिया का सहयोग मांगा, और ऑस्ट्रिया ने इसलिए सहयोग प्रदान किया कि वह जर्मन राज्यों में अपने प्रभाव को कम करना नहीं चाहता था। तो इसलिए प्रशा और ऑस्ट्रिया ने एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे की कह सकते हैं कि रणनीति बनाते हुए डेनमार्क के खिलाफ 1864 में अटैक करते हैं। इसमें डेनमार्क पराजित होता है, और इसके पराजित के बाद जो है गेस्टीन का समझौता होता है। गेस्टीन का समझौता, इस समझौते के द्वारा स्लेस्विग जो है वह एक तरीके से जो है प्रशा को प्राप्त होता है, क्योंकि स्लेस्विग पर हमें देखते हैं कि ऑलरेडी जो है आधी जर्मन जनता थी, आधी डेन थी, तो स्लेस्विग जो है प्रशा को मिलता है, और हॉलस्टीन का जो क्षेत्र है वह ऑस्ट्रिया के अधिकार में स्वीकृत कर लिया जाता है, और लाइनबर्ग का जो प्रदेश है वह प्रशा ने खरीदा था, और उसका भुगतान जो है उसने ऑस्ट्रिया को कर दिया। तो इस तरह से गेस्टीन के समझौते के द्वारा, गेस्टीन की जो संधि हुई वह इसके द्वारा प्रशा और डेनमार्क का जो युद्ध था वह समाप्त हुआ, जिसमें स्लेस्विग आपको प्रशा को मिला और हॉलस्टीन जो है वह आपका ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। जबकि हमने जिक्र किया कि आपका जो लाइनबर्ग का जो प्रदेश था वो प्रशा ने खरीदा था, जिसका भुगतान उसने ऑस्ट्रिया को कर दिया। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन धन के बंटवारे, यानी युद्ध में जो संपत्ति प्राप्त हुई थी, जो लूट से, उसके बंटवारे को लेकर के कहीं न कहीं प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच तनाव था, और इस तनाव के कारण ही जो है एक तरीके से युद्ध जो है ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच निश्चित हुआ, क्योंकि जब डेनमार्क से लिया गया जो प्रदेश था उसको जब ड्यूक के अगस्टसबर्ग के जब ड्यूक को दिए जाने की बात आई, तो युद्ध इस मुद्दे पर हुआ, बंटवारे पर भी हुआ, और यह युद्ध जो लड़ा गया ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच, ये 1866 में लड़ा गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी ये कि इस युद्ध में बिस्मार्क ने कूटनीति का सहारा लेते हुए फ्रांस को तटस्थ रहने के लिए तैयार कर लिया था, क्योंकि रूस उसका मित्र था, इटली उसका सहयोगी था। तो ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया को आसानी से वह पराजित कर सकता था, और इसके लिए ऑस्ट्रिया पहले से तैयार नहीं था। तो दोनों के बीच युद्ध हुआ, और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जो हॉलस्टीन जो था, जो ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में जो उसके नियंत्रण में था, वह हॉलस्टीन भी अब प्रशा के नियंत्रण में आ गया। यही नहीं, जो जर्मन संघ पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था वह नियंत्रण भी अब समाप्त हो गया। राज्यों का जो संघ बना था, जो ऑस्ट्रिया के अध्यक्षता में शामिल अधीन था, उस पर भी अब जो है अधिकार समाप्त हो गया, और हॉलस्टीन भी अब प्रशा के नियंत्रण में आ गया ऑस्ट्रिया से लेकर के। यही नहीं, दक्षिण के जो जर्मन राज्य थे, जो स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, उनको भी स्वतंत्र रहने की मान्यता प्रदान कर दी गई। यही नहीं, वेनेशिया का जो क्षेत्र था, जो इटली को सहयोग के बदले में ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में रहने वाला वेनेशिया का जो क्षेत्र था, वह इटली को प्रदान कर दिया गया। ऑस्ट्रिया को यही नहीं, युद्ध का पूरा हर्जाना का भी भुगतान करना पड़ा। तो यह एक तरीके से स्लेस्विग और हॉलस्टीन सहित जो है पूरा युद्ध का हर्जाना भी प्रशा को प्राप्त हुआ।
ऑस्ट्रिया का जो जर्मन संघ पर जो नियंत्रण था वो भी समाप्त हो गया। अब वो उस पर प्रशा का नियंत्रण स्थापित हो गया। प्रशा जो जर्मनी को एकीकृत राष्ट्र बनाना चाहता था, और ये एक महत्वपूर्ण सफलता रही जिसके द्वारा अब ऑस्ट्रिया जो सबसे बड़ा अवरोधक था जर्मनी के एकीकरण में, उसका अंत हो गया। यहाँ पर हमें देखते हैं कि अब बिस्मार्क इससे भी आगे बढ़ कर के जो दूसरा जो यूरोप में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता था, उसमें सबसे बड़ा जो अवरोधक समझ में आ रहा था, जो उसकी सीमा पर था, वह फ्रांस को समझ में आ रहा था। और इसी बीच हम देखते हैं कि जो है ऑस्ट्रिया और प्रशा के जो प्रदेश थे, जो जिसकी हमने जिक्र किया कि उसमें जो थे, बिस्मार्क की स्थिति इससे मजबूत हो गई, क्योंकि ऑस्ट्रिया का जब वर्चस्व समाप्त हुआ तो प्रशा का प्रभाव बढ़ गया, प्रशा का भौगोलिक विस्तार हो गया, प्रशा यूरोप का शक्तिशाली राष्ट्र बन सका, है ना। उत्तरी जर्मन संघ के जो राज्य थे वे जो है अब प्रशा की अध्यक्षता में बिस्मार्क के द्वारा संघ का गठन किया गया, और दो परिसंघ के लिए 2 सदन वाली विधायिका का भी गठन किया गया, और बिस्मार्क की स्थिति इससे और अधिक मजबूत हुई। मतलब जो शुरू से सबसे बड़ा अवरोधक ऑस्ट्रिया था उसका अंत हो गया, और अब प्रशा का नियंत्रण स्थापित हो गया। पूरा उत्तर जर्मन संघ के जो राज्य थे अब प्रशा के नेतृत्व में एकजुट हो गए थे। अब सबसे बड़ा जो अवरोधक था वो हमने जिक्र किया फ्रांस, और दोनों के बीच तनाव था, क्योंकि फ्रांस जो है युद्ध में तटस्थ रहने की के बदले में दक्षिण जर्मनी की जो राज्य थे बवेरिया, ब्राउन, वुटेनबर्ग, और आपका जो है कह सकते हैं कि उसको जो 4 राज्य थे जिसकी मैंने जिक्र किया कि बवेरिया, ब्राउन, वुटेनबर्ग और हेंस, उसकी वह डिमांड कर रहा था, ठीक है। और युद्ध में तटस्थ रहने के बदले में उसका मानना था फ्रांस का कि हमें मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि इसी बीच हम देखते हैं कि स्पेन के उत्तराधिकार को लेकर के भी संघर्ष हो रहा है, क्योंकि स्पेन की जो रानी थी उनको सत्ता से हटा दिया गया और लियोपोल्ड को सत्ता पर बैठाया गया। लियोपोल्ड जो था वो प्रशा के राजा का रिश्तेदार था, तो ये फ्रांस किसी कीमत पर लियोपोल्ड को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसका मानना था कि ऐसा होने से प्रशा जो है स्पेन पर भी अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। तो उसने जो है इसका विरोध किया। विरोध करने के कारण लियोपोल्ड ने जो है सत्ता लेने से इनकार कर दिया, और ऐसी स्थिति में हमें देखते हैं कि प्रशा को कमज़ोर करने के लिए, फ्रांस को कमज़ोर करने के लिए बिस्मार्क ने जो है एक जो है खबर में संशोधन करके तार के माध्यम से उसको पब्लिश करा दिया, और जिसको एम्स तार की घटना कहा जाता है, जिसमें जो है प्रशा के राजा से मिलने के लिए फ्रांस का जो राजदूत जो था वह जो है मिला था। दूत और राजा के बीच मुलाकात हुई। उस खबर को ऐसे उसने प्रकाशित करा दिया कि ऐसे लगे कि राजा ने राजदूत का जो है बेइज्जती की है, और दूसरे देश को ये लगे कि दूसरे मतलब प्रशा को ये लगे कि उसके दूत की, उसके राजा की जो है वो किया गया है, बेइज्जती की गई है। दोनों एक दूसरे को जो है संदेह की दृष्टि से देखे, और जब ऐसा हुआ तो तार की भाषा में हेर फेर कर दिया गया। तो एक तरीके से फ्रांस के द्वारा जो है फ्रांस को प्रशा के द्वारा युद्ध के लिए भड़काया गया इस एम्स तार की घटना के माध्यम से। और इसके बाद जो है फ्रांस ने, मैंने अभी जिक्र किया कि युद्ध में जो ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच हुआ था, और फ्रांस जो तटस्थ था उसके बदले में वह दक्षिण जो जर्मन के जो 4 स्वतंत्र राज्य थे बवेरिया, ब्राउन, वुटेनबर्ग और हेंस, उसकी उसने मांग की, जिसकी प्रशा ने मानने से इनकार कर दिया। और इससे ये समझ में आया कि जो है जो ये राज्य स्वतंत्र राज्य थे उनको भी यह लगने लगा कि जो नेपोलियन बोनापार्ट थर्ड है, फ्रांस है, वह हमारा शुभचिंतक नहीं है। इसलिए वे स्वतंत्र होकर के एक तरीके से बिस्मार्क के
करीब आने लगे और इसका फ़ायदा उठाते हुए बिस्मार्क ने जो है फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और यह युद्ध जो था वह सेडॉन में लड़ा गया, इसलिए इसको फ्रांस प्रशा युद्ध को सेडॉन के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और जो 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई और फ्रांस को अल्सास और लॉरेन का जो प्रदेश था वो प्रशा को प्रदान करने पड़े, और यही नहीं, फ्रांस को युद्ध के क्षतिपूर्ति के रूप में 20 करोड़ डॉलर भी, पाउंड भी देने पड़े। इसके अलावा हमें देखते हैं कि जो युद्ध की क्षतिपूर्ति की अदायगी न होने तक फ्रांस में जर्मन की सेनाएं तैनात करने की शर्त को भी स्वीकार की गई, और यह संधि जो हुई वह फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दक्षिण के जो 4 जर्मन राज्य थे, बवेरिया, ब्राउन, वुटेनबर्ग और हैंस, उनको अब जर्मन संघ में शामिल कर लिया गया, और इस तरह से उत्तर और दक्षिण के जो राज्य थे उनको पूरी तरह से मिला करके नाम दिया गया जर्मन साम्राज्य। जर्मनी एक नया नाम दिया गया, और जिसका राजा जो है वह प्रशा का राजा जो है प्रशा के शासक को जो है जर्मनी का शासक स्वीकार किया गया। तो इस तरह से जर्मनी का जो एकीकरण था वह पूर्ण हुआ। तो हमें देखते हैं कि जो विभाजित जर्मन राज्य थे वे बिस्मार्क के नेतृत्व में, प्रशा के नेतृत्व में वे एकीकृत हुए, और इसके लिए बिस्मार्क को डेनमार्क से युद्ध लड़ना पड़ा, ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ना पड़ा और फ्रांस से युद्ध लड़ना पड़ा। ठीक है, तो इन युद्धों में जो संधि हुई, जो शर्तें हुई, चाहे वह गेस्टाइन का समझौता हो, चाहे फ्रैंकफर्ट की संधि हो, इन संधियों के माध्यम से बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण को पूर्ण किया, और रक्त और लौह की नीति की राह पर चलकर, कूटनीति के बल पर चलकर विखंडित जर्मन को एकीकृत करने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार से जर्मनी 1871 में एक साम्राज्य, एक राष्ट्र बनने में सफल हुआ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यदि मेरा लेक्चर समझ में आया हो और अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपना कमेंट दीजिए कमेंट बॉक्स में जा कर के, और साथ ही साथ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के तमाम लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।